नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में सी टेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन परीक्षा के हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। दोस्तों, आप लोगों का एग्ज़ाम 18 और 19 को है। आपने कमेंट्स के माध्यम से बताया है आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। आप लोग अपना ध्यान रखिए, जितना पढ़ाया गया है अभी तक उसका रिवाइज करते रहिए, एकदम से बिंदास रहिए। आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि आप लोगों ने इस चैनल के माध्यम से रेगुलर तैयारी की है, जुड़े हुए हैं। आप सभी को परीक्षा के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, भाषा अधिगम में अंतःक्रिया परिकल्पना का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है दोस्तों? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है द्वितीय अथवा विदेशी भाषा सीखने के लिए शिक्षार्थियों की अंतःक्रिया निवेशों का पूर्ण रूप से प्राप्त करने के पश्चात होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है संप्रेक्षणात्मक परिवेश भाषा अधिगम के लिए अंतःक्रिया के माध्यम से होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी द्वितीय या विदेशी भाषा के निवेश के आधार पर अंतःक्रिया नहीं करते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों को द्वितीय अथवा विदेशी भाषा सीखने के लिए निवेशों पर आधारित अंतःक्रिया करनी चाहिए। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों को द्वितीय अथवा विदेशी भाषा सीखने के लिए निवेशों पर आधारित अंतःक्रिया करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है दोस्तों? पहला ऑप्शन है भाषा शिक्षण के लिए शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना। दूसरा ऑप्शन है विज्ञान तथा भाषाओं के शिक्षण की विधियों के रूप में शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना। तीसरा ऑप्शन है कक्षा में शिक्षार्थी के परिवार की भाषाओं का प्रयोग करना। और चौथा ऑप्शन है कक्षा में शिक्षार्थियों की भाषा की पाठ्य सामग्री, विचार, अभ्यासों और सांस्कृतिक पहलुओं का प्रयोग करना। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा में शिक्षार्थियों की भाषा की पाठ्य सामग्री, विचार, अभ्यासों और सांस्कृतिक पहलुओं का प्रयोग करना। संसाधन के रूप में बहुभाषिकता का अर्थ कक्षा में शिक्षार्थियों की भाषा की पाठ्य सामग्री, विचार, अभ्यासों और सांस्कृतिक पहलुओं को प्रयोग करने से है। बहुभाषी होने का अर्थ दो या दो से अधिक भाषाओं की जानकारी होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षार्थी उपलब्धियों के उन स्तरों को दूसरों की मदद से प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें वह अकेले अपने आप नहीं प्राप्त कर पाते। भाषा अधिगम में यह धारणा किस रूप में जानी जाती है? पहला ऑप्शन है निवेश परिकल्पना, दूसरा ऑप्शन है निर्गम परिकल्पना, तीसरा ऑप्शन है अंतःक्रिया परिकल्पना, चौथा ऑप्शन है सहारा देने संबंधी परिकल्पना। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, सहारा देने संबंधी परिकल्पना। शिक्षार्थी उपलब्धियों के उन स्तरों को दूसरों की मदद से प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें वह अकेले अपने आप नहीं प्राप्त कर पाते। भाषा अधिगम में यह धारणा सहारा देने से संबंधित परिकल्पना के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघा ने एक ओवन खरीदा। वह उसके चलाने का तरीका जानना चाहती थी। कौन से बटन से ओवन चलेगा? विशेषकर यह जानने के लिए उसने निर्देशों को पढ़ना शुरू किया। पठन के इस उपकौशल को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है बारीकी से पढ़ना, दूसरा ऑप्शन है अनुमान लगाना, तीसरा ऑप्शन है सरसरी दृष्टि से पढ़ना और चौथा ऑप्शन है अर्थ ग्रहण करना। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बारीकी से पढ़ना। बारीकी से पढ़ने का अर्थ है बातों को समझकर बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। मेघा जो कि पहली बार ओवन चलाना सीख रही है, उसे ओवन चलाने के निर्देशों को बारीकी से या ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में पांच वाक्यों का श्रुतलेख देती है। वह पांचों वाक्यों को 2 बार बोलती है तथा शिक्षार्थियों को वाक्यों को बिल्कुल उसी तरह से लिखने के लिए कहती है जिस तरह से बोले गए थे। आकलन के लिए शिक्षिका यहाँ कौन सी श्रवण युक्तियाँ अपना रही है? पहला ऑप्शन है अधोमुखी श्रवण प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन है ऊर्ध्वमुखी श्रवण प्रक्रिया और तीसरा ऑप्शन है अनुमान लगाने की श्रवण प्रक्रिया
और चौथा ऑप्शन है सटीकता तथा प्रवाह संबंधी प्रक्रिया। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा ऊर्ध्वमुखी श्रवण प्रक्रिया। ऊर्ध्वमुखी श्रवण प्रक्रिया में सूचना या संदेश को बोलने का तरीका और सुनने की क्रिया नीचे से ऊपर की ओर होती है। शिक्षिका अगर कक्षा 5 में श्रुतलेख को 2 बार बोलती है तो इसका मतलब है वह बोलने की क्रिया को सामान्य से शुरू कर तेज करेगी ताकि बच्चे श्रुतलेख को स्पष्टता के साथ सुन सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ राहुल तथा करुणा के बीच हो रही बातचीत दी गई है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा इस बातचीत के उद्देश्य के बारे में बताएं। राहुल कहता है, हेलो, आप कैसे हैं? आपको देखे हुए ज़्यादा समय हो गया है। आप कहाँ थे? करुणा कहती है, मैं अच्छी हूँ। मैं शहर के बाहर अपने माता पिता से मिलने बाहर गाँव गई हुई थी। आप कैसे हैं? आपके माता पिता कैसे हैं? राहुल कहता है, वे ठीक हैं, धन्यवाद। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सूचनात्मक उद्देश्य, दूसरा ऑप्शन है अंतःक्रियात्मक उद्देश्य, तीसरा ऑप्शन है लेन देन का उद्देश्य और चौथा ऑप्शन है अंतःवैयक्तिक संप्रेक्षण। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, अंतःक्रियात्मक उद्देश्य। राहुल तथा करुणा के बीच हो रही बातचीत अंतःक्रियात्मक उद्देश्य का उदाहरण है। अंतःक्रियात्मक उद्देश्य संप्रेक्षण 2 व्यक्तियों के बीच या एक व्यक्ति तथा समूह के बीच होती है। अंतःवैयक्तिक संप्रेक्षण प्रत्यक्ष होता है, इसके बीच किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा अधिगम के लिए आकृति उन्मुखी भाषा निवेश से क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है निवेशों के अर्थ बनाना, दूसरा ऑप्शन है निवेशों में उपलब्ध सूचना पर ध्यान देना, तीसरा ऑप्शन है लेखन अधिगम के लिए निवेश का उद्देश्य, चौथा ऑप्शन है उच्चारण शब्द भंडार तथा व्याकरण का प्रयोग। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा उच्चारण शब्द भंडार तथा व्याकरण का प्रयोग। भाषा अधिगम के लिए आकृति उन्मुखी भाषाई निवेश से तात्पर्य उच्चारण शब्द भंडार तथा व्याकरण का प्रयोग करना है। अधिगम मतलब होता है अधिगम, अधि तथा गम 2 शब्दों के मेल से बना है। अधि का अर्थ है भली प्रकार और गम का अर्थ है जानना, अर्थात किसी विषय को अच्छी तरह से जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब संपदा के संदर्भ में जिन शब्दों को हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है ग्राम्य शब्द संपदा, दूसरा ऑप्शन है उत्पाद शब्द संपदा, तीसरा ऑप्शन है वे शब्द जिन्हें सुनने या पढ़ने के बाद पुनः स्मृति में लाते हैं, चौथा ऑप्शन है वे शब्द जिन्हें पढ़ते या सुनते समय पहचानते हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा उत्पादक शब्द संपदा। शब्द संपदा के संदर्भ में जिन शब्दों को हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं उन्हें उत्पादक शब्द संपदा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दों के समूहों के प्रति समझ बनाकर शब्द संपदा अर्जित करने की वकालत किसके द्वारा की गई है। पहला ऑप्शन है संप्रेक्षणात्मक उपागम, दूसरा ऑप्शन है शब्द जाल, तीसरा है कोश विषयक उपागम और चौथा ऑप्शन है शब्द विन्यास। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कोश विषयक उपागम। कोश विषयक उपागम द्वारा शब्दों के समूहों के प्रति समझ बनाकर शब्द संपदा अर्जित की जाती है। शब्द संपदा भाषा प्रयोग की कुशलता में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों संरचनाओं के बारे में ज्ञान वर्णन करना, सीमित अभ्यास में इसे लागू करना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का। पहला ऑप्शन है कार्य विधिक ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है संप्रेक्षणात्मक दक्षता, तीसरा ऑप्शन है संप्रेक्षण में व्याकरण और चौथा ऑप्शन है घोषणात्मक ज्ञान। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा घोषणात्मक ज्ञान। संरचनाओं के बारे में ज्ञान वर्णन करना, सीमित अभ्यास में इसे लागू करना घोषणात्मक ज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एक शिक्षार्थी लिखना
सीखने के लिए इन प्रक्रियाओं से गुजरती है, जैसे कि विचारों को नोट कर लेना, एक रूपरेखा तैयार करना, पहला प्रारूप बनाना आदि। लेखन की इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है लेखन के लिए उत्पाद उपागम, दूसरा ऑप्शन है लेखन के लिए प्रतिक्रिया उपागम, तीसरा ऑप्शन है लेखन के लिए वैज्ञानिक उपागम और चौथा ऑप्शन है लेखन का रचनात्मक तरीका। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, लेखन के लिए प्रतिक्रिया उपागम। लेखन के लिए प्रतिक्रिया उपागम में शिक्षार्थी लिखना सीखने के लिए विचारों को नोट करता है, रूपरेखा तैयार करना, प्रारूप बनाना आदि प्रक्रिया को अपनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी सुविचारित साधनों के माध्यम से भाषा सीखते हैं, या क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है भाषा का अधिगम, दूसरा ऑप्शन है भाषा का अर्जन, तीसरा ऑप्शन है भाषाई व्यवस्था का अधिगम और चौथा ऑप्शन है व्याकरण का अधिगम। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा का अधिगम। शिक्षार्थी सुविचारित साधनों के माध्यम से भाषा सीखते हैं, यह भाषा का अधिगम कहलाता है। भाषा अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है, इसके द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति में आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रकार के संरचनात्मक आकलन को किस श्रेणी में रखा जाएगा? पहला ऑप्शन है सीखने का आकलन, दूसरा ऑप्शन है सीखते हुए आकलन, तीसरा ऑप्शन है सीखने के रूप में आकलन और चौथा ऑप्शन है सीखने के लिए आकलन। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखने के लिए आकलन। संरचनात्मक आकलन का कार्य शिक्षण प्रक्रिया की दशा का ज्ञान कराना होता है। यह आकलन सीखने की प्रक्रिया के दौरान लगातार होता है। सभी प्रकार के संरचनात्मक आकलन को सीखने के लिए आकलन के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने घर से बहुत से खिलौने लाती है तथा अपने शिक्षार्थियों से भी अपने घरों से वस्तुएं लाने के लिए कहती है तथा वह शिक्षण अधिगम में इसका प्रयोग करती है। इन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? पहला ऑप्शन है शिक्षण सहायक सामग्री, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक वस्तुएं, तीसरा ऑप्शन है खेल शिक्षा शास्त्र और चौथा ऑप्शन है वस्तु आधारित अधिगम। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, वास्तविक वस्तुएं। शिक्षिका अगर कक्षा में अधिगम के लिए अपने घर से बहुत से खिलौने लाती है और शिक्षार्थियों से भी अपने घर से वस्तुएं लाने को कहती है तो यह अधिगम वास्तविक वस्तु से संबंधित अधिगम होता है। वास्तविक वस्तु संबंधी अधिगम छोटे क्लास के बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 7 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पास के किसी एक शहर घूमने जाने की योजना बनाने के लिए कहती है। विद्यार्थियों को अपनी योजना की शुरुआत बस के आरक्षण आदि से करनी है। विद्यार्थी इस काम को 5-5 के समूह में करेंगे। बाद में यह समूह भ्रमण योजना साझा करते हैं तथा अंतिम प्रारूप बनाते हैं। भाषा शिक्षण अधिगम में यह कार्य क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है भाषा अधिगम के कार्य, दूसरा ऑप्शन है भाषा अधिगम के लिए कक्षा चर्चा, बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा भाषा अधिगम के कार्य। कक्षा 7 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पास के एक शहर घूमने ले जा रही है। विद्यार्थियों को अपनी योजना की शुरुआत बस के आरक्षण आदि से करनी है, इसलिए विद्यार्थियों को 5-5 समूह को श्रेणी में रखा गया है। यह समूह आपस में भ्रमण योजना साझा करते हैं और अंतिम प्रारूप बनाते हैं। भाषा शिक्षण अधिगम में यह कार्य भाषा अधिगम कार्य के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थी विषय वस्तु को समझ जाते हैं किंतु वे किसी चर्चा में भाग नहीं लेते हैं। उन्हें भाषा की कौन सी कठिनाई है? पहला ऑप्शन है संप्रेक्षण संबंधी, दूसरा है अभिव्यक्ति संबंधी, तीसरा ऑप्शन है ग्राह्यता संबंधी और चौथा ऑप्शन है उच्चारण संबंधी। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिव्यक्ति संबंधी। कक्षा में विद्यार्थी विषय वस्तु को समझ जाते हैं किंतु वे किसी चर्चा में भाग नहीं लेते हैं, उन्हें भाषा की अभिव्यक्ति संबंधी कठिनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कक्षा में शिक्षिका शब्दों या चित्रों के माध्यम से संप्रेषण कर रहे हैं। कक्षा में शिक्षक शब्दों या चित्रों के माध्यम से संप्रेषण कर रहे हैं। इस स्थिति में विद्यार्थियों को किस श्रेणी में रखेंगे? पहला ऑप्शन है संकेत देने वाले, दूसरा ऑप्शन है संकेत समझने वाले, तीसरा ऑप्शन है विरोध करने वाले और चौथा है सहमति देने वाले। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, संकेत समझने वाले। कक्षा में शिक्षक शब्दों या चित्रों के माध्यम से संप्रेषण कर रहे हैं। इस स्थिति में विद्यार्थियों को संकेत समझने वाले श्रेणी में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के लेखन के संरचनात्मक मूल्यांकन में क्या होना आवश्यक है? पहला ऑप्शन है यांत्रिक त्रुटियों को पेंसिल या पेन के द्वारा चिन्हित किया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी द्वारा संकेतों के उपयुक्त अर्थ प्रतिपादित करने तथा प्राप्त उद्देश्यों के सोपान पर टिप्पणी करनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है लेखन प्रक्रिया में उत्पादित सभी सामग्रियों में विद्यार्थी की भागीदारी होनी चाहिए। और चौथा ऑप्शन है विषय वस्तु यांत्रिक वर्तनी तथा प्रयोग के लिए ध्यानपूर्वक पठन होना चाहिए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यार्थी द्वारा संकेतों के उपयुक्त अर्थ प्रतिपादित करने तथा प्राप्त उद्देश्य के सोपान पर टिप्पणी करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे में अंतर्निहित जन्मजात क्षमता होती है जो उन्हें भाषा के पैटर्न को खोजने में मदद करती है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस कथन का समर्थन करता है? पहला ऑप्शन है व्यवहारवादी, दूसरा है संज्ञानात्मकवादी और तीसरा है सहजतावादी, चौथा ऑप्शन है रचनावादी। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सहजतावादी। बच्चे में अंतर्निहित जन्मजात क्षमता होती है जो उन्हें भाषा के पैटर्न को खोजने में मदद करती है। सहजतावादी सिद्धांत इस कथन का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषाई अभिव्यक्ति का विकार नहीं हो सकता है? पहला ऑप्शन है स्थानिक मान को समझने में कठिनाई का होना, दूसरा ऑप्शन है भाषण की सीमितता का होना, तीसरा ऑप्शन है नए शब्दों को सीखने में कठिनाई होना और चौथा ऑप्शन है सही शब्दों की खोज में कठिनाई होना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थानिक मान को समझने में कठिनाई का होना। स्थानिक मान को समझने में कठिनाई का होना या भाषाई अभिव्यक्ति का विकार नहीं हो सकता है। भाषाई अभिव्यक्ति के विकार हैं भाषण की सीमितता का होना, नए शब्दों को सीखने में कठिनाई होना, सही शब्दों की खोज में कठिनाई होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? पहला ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक, दूसरा है साहित्यिक सामग्री और तीसरा ऑप्शन है व्याकरण की पुस्तक, चौथा ऑप्शन है पोस्टर। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, साहित्यिक सामग्री। उच्च प्राथमिक की 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए प्रसिद्ध लेखकों एवं कवियों द्वारा सरल भाषा में रचित रोचक साहित्यिक सामग्री को सर्वाधिक महत्व देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? पहला ऑप्शन है जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले, दूसरा ऑप्शन है जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी हो, तीसरा ऑप्शन है जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, चौथा ऑप्शन है जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करते हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए इस प्रकार की पद्धति का प्रयोग करना चाहिए कि कक्षा में बच्चे एक दूसरे से अपनी भाषा में अंतःक्रिया कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? हो या भाषा।
इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, मातृभाषा या क्षेत्रीय। त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य हिंदी या मातृभाषा एवं गैर हिंदी भाषी राज्यों में भाषा के अंतर को समाप्त करना है। इसके अंतर्गत एक आधुनिक भारतीय भाषा का अध्ययन शामिल था। अधिमानता है कि हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा दक्षिण भारतीय भाषाओं में से कोई एक हो। दूसरे शब्दों में हम इन भाषाओं के संबंध में त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि डैश में क्या फील करेंगे पर सर्वाधिक बल देती है। पहला ऑप्शन है नियमों, दूसरा है परिभाषा, तीसरा ऑप्शन है उदाहरणों और चौथा है मानकता। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा उदाहरणों। व्याकरण पढ़ाने में प्रायः आगमन विधि का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है। इस विधि के अंतर्गत पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर नियमों का निर्माण होता है। इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों, को समझने में मदद करता है। पहला ऑप्शन है विभिन्न माध्यमों की जानकारी, दूसरा ऑप्शन है विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा और तीसरा ऑप्शन है विभिन्न माध्यमों के उपयोग और चौथा ऑप्शन है विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही होगा दोस्तों, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा। भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि के प्रयोग से जहां एक ओर हम अपने सामाजिक परिवेश को सुदृढ़ करते हैं, वहीं दूसरी ओर इन माध्यमों में प्रयुक्त भाषाओं की बारीकी एवं शब्दावली को भी समझने का अभ्यास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डैश में क्या फील करेंगे में मदद करती है। ऑप्शन है व्याकरण समझने, दूसरा ऑप्शन है कहानियाँ रचने, तीसरा ऑप्शन है कहानी के तत्वों को याद करने, चौथा ऑप्शन है कहानियों की कमियां बताने। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कहानियाँ रचने। कहानी की विभिन्न शैली के अंतर्गत वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, आत्मकथात्मक, डायरी, पत्र, स्मृतिपरक, स्वप्न एवं मनोविश्लेषणात्मक शैलियों का प्रयोग करते हैं। इन शैलियों पर की गई चर्चा और विचार विमर्श से बच्चों को कहानियाँ लिखने और रचने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है। किस पर बल देता है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। पहला ऑप्शन है पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, दूसरा ऑप्शन है पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा बताने पर, तीसरा ऑप्शन है पाठ के अंत में दिए गए समस्त अभ्यास को पूर्ण करवाने पर और चौथा ऑप्शन है पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। कक्षा में हिंदी भाषा के किसी पाठ को पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं या कठिन शब्दों के अर्थ समझने और उन्हें स्पष्ट करने के लिए संदर्भ में व्याकरण पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा में बच्चों की डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों, पृष्ठभूमि क्या है। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा भाषिक व सांस्कृतिक। कक्षा में प्रत्येक बच्चे की भाषिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग अलग हो सकती है। बच्चा अलग अलग रीति रिवाज को मानने वाला हो सकता है, उसकी मातृभाषा दूसरे बच्चे से कुछ भिन्न हो सकती है। इसलिए प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि बच्चों की भाषिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री है, पहला ऑप्शन है अनुपयोगी, दूसरा ऑप्शन है मनोरंजक, तीसरा ऑप्शन है कृत्रिम, चौथा ऑप्शन है प्रमाणिक। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का।
इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा प्रामाणिक। यदि किसी विषय पर आधारित कोई पोस्टर या विज्ञापन सरकार द्वारा जारी किया जाता है और उसे कक्षा में किसी गतिविधि के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है तो निश्चित ही वह एक प्रामाणिक सामग्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। पहला ऑप्शन है जिनके उत्तर सरल हो, दूसरा ऑप्शन है जिनके उत्तर विभिन्न हो, तीसरा ऑप्शन है जिनका एक ही उत्तर हो, चौथा ऑप्शन है जिनका उत्तर पुस्तक में दिया हो। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही होगा जिनके उत्तर विभिन्न हो। कविता शिक्षण के समय शिक्षक को विभिन्न भिन्न उत्तर वाले प्रश्नों पर बल देना चाहिए ताकि संपूर्ण कविता के भावार्थ को समझा जा सके। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।